राधे राधे बच्चों। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम हिंदी का जो आप लोगों का सिलेबस है उसका प्रथम चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त परिचय एवं कविता मातृभूमि। उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आता है प्रश्न पत्र में। तो टोटल जो प्रश्न है वह 50 रहेगा और एक एक नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ऐसा पढ़ा दूंगी कि आप लोगों को 50 में से 50 नंबर मिल जाए। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद भी जो वीडियो मैं डालूंगी उसको पूरा आप लोग देखते जाइए और कॉपी में अगर नोट करना है तो नोट करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त परिचय एवं कविता मातृभूमि। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। 1886 में हुआ था। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखने वाले, देखिए इस एक लाइन में ही 2 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन से युग के हैं? मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के कौन से युग के कवि हैं? तो इसमें आ जाएगा द्विवेदी युग के। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण कनक और माता काशीबाई थी। आपका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण आपकी पढ़ाई अधूरी ही रह गई। आपने घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। आपने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना प्रारंभ की। अब ये ध्यान रखना है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कितने वर्ष में इन्होंने कविता की रचना प्रारंभ की। और कनकलता जो है इनकी पहली ब्रज भाषा में लिखी हुई कविता थी। तो ये आ सकता है कनकलता किस भाषा में लिखी गई थी? तो हम बोलेंगे ब्रज भाषा में। हम आंसर होगा ब्रज भाषा में, ठीक है। पहली कविता कौन सी थी? कनकलता, वो भी ब्रज भाषा में। जब इनकी अवस्था 12 वर्ष की थी तब इन्होंने लिखी है। आप बहुत जल्द आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी की मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था सरस्वती। ये ध्यान रखना है। तो ये इनके संपर्क में आए मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, और उनकी कविताएं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मासिक पत्रिका निकलती थी उसमें इनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी। यहीं से गुप्त जी का साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ, ठीक है। एक तो 12 वर्ष की अवस्था में, और कनकलता ब्रजभाषा में लिखी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती में इनका प्रकाशन हुआ। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। इन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, वज्रांगदा का अनुवाद भी किया। अब ये आ सकता है कि मेघनाथ वध, वज्रांगदा जो बंगाली के काव्य ग्रंथ थे इसका अनुवाद किसने किया? तो किसने किया? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। सन 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। आपने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासव दत्ता का अनुवाद प्रकाशित कराया। तो ये संस्कृत के किस ग्रंथ का अनुवाद किया इन्होंने? स्वप्न वासव दत्ता। सन 1916-17 ईस्वी में महाकाव्य साकेत की रचना आरंभ की, है ना। 16-17 में आरंभ की। महाकाव्य इनका है साकेत, ये ध्यान रखना है। आपने स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए। साकेत और पंचवटी जो इनका ग्रंथ है कब पूर्ण हुआ? 1931 में इन्होंने पूर्ण किया। इसी समय वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के निकट संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 ईस्वी में लिखी इन्होंने। यशोधरा भी जो है 1932 में। अब ये ध्यान रखना है आपको, साकेत पंचवटी 1931 ईस्वी में लिखा और यशोधरा 1932 ईस्वी में। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की।
है ना। किसने प्रदान की राष्ट्रकवि की संज्ञा? गांधी जी ने। ये प्रश्न बनता है कि मैथिली शरण गुप्त जी को गांधी जी ने क्या संज्ञा प्रदान की? तो राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि किसने कहा, है ना? तो गांधी जी ने कहा। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, ये ध्यान रखना है। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा भी इन्हें डीलिट से सम्मानित किया गया। वे वहां मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुए। वर्ष 1954 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। चिरगांव में उन्होंने साहित्य सदन नाम से स्वयं का प्रेस जो था शुरू किया। ये ध्यान रखना है। कहाँ जन्म हुआ था? चिरगांव में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के झांसी के पास जो चिरगांव नाम का स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ था और वहीं पे इन्होंने साहित्य सदन नाम से स्वयं का जो प्रेस था वो भी शुरू किया। और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। प्रयाग में सरस्वती की जो मासिक पत्रिका थी सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गुप्त जी ने की थी। सन 1963 ईस्वी में अनुज, इनके जो छोटे भाई थे, सियाराम शरण गुप्त के निधन के ने अपूरणीय आघात पहुंचाया। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित है। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत। भारत भारती के कितने खंड है? 3। ये बहुत विवादास्पद भी रहा क्योंकि इसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, है ना, उस समय। तो इसके 3 खंड है। 3 खंड में देश का अतीत बताया है इन्होंने, एक खंड में, दूसरे में वर्तमान बताया है और तीसरे में भविष्य चित्रित किया है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। अब आ जाते हैं इनकी रचनाओं में, ठीक है। महाकाव्य साकेत, यशोधरा। खंड काव्य जयद्रथ वध। अब खंड काव्य जो इन्होंने लिखा वह जयद्रथ वध है, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्ध, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल, गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक्संहार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, भूमि भाग। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी जो भी रचनाएं हैं वह आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। कोई सी भी रचना दे करके ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि ये किसने लिखी है, इसके कवि कौन है, ठीक है। तो इसको आपको रटना पड़ेगा। रोज़ ऐसा आप डिसाइड कर लीजिए कि 2-2, 3-3 रचनाएं जितने भी कवि हैं या लेखक हैं उनकी हम याद कर लेंगे और जो आप लोगों के जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी में से ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये 5-5 रचनाएँ रोज़ आप लोग याद करने का नियम बना लीजिए। नाटक इनके कौन से हैं? रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिकी, शक्ति, सैरंध्रवी, स्वदेश, संगीत, हिडिंबा, हिंदू चंद्रहास। इनकी फुटकर रचनाएं हैं केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर। ये दोनों मंगल घट मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी पुस्तक में संग्रहित हैं। अनुदित जो अनुवाद की हुई हैं मधुप के नाम से हैं, ठीक है। संस्कृत के, आप देखिए संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उसका इन्होंने अनुदित लिखा है, ग्रंथ लिखा है। संस्कृत के स्वप्नवासव दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक, भास, गुप्त जी के नाटक देखें, रत्नावली, हर्षवर्धन।
बंगाली जो अनुदित काव्य है इनका, मेघनाथ वध, विरहिणी वज्रांगदा, माइकल मधुसूदन दत्त, पलासी का युद्ध, नवीन चंद्र सेनकृत। फारसी में रुबाइयात, उमर खय्याम द्वारा रचित है। कविताओं का संग्रह इनका उच्छ्वास नाम से संग्रहित है, ठीक है, उच्छ्वास, ये ध्यान रखना। पत्रों का संग्रह भी इन्होंने लिखा है जो पत्रावली के नाम से प्रसिद्ध है। अब आ जाते हैं गुप्त जी के नाटक में। उपरोक्त नाटकों के अतिरिक्त गुप्त जी ने 4 नाटक और लिखे जो भास के नाटकों पर आधारित थे। अब इनके आ जाते हैं काव्यगत विशेषताएं। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, हमको एक बार रीडिंग कर लेंगे हम तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। रटना आपको क्या है, इनकी रचनाएं रटना है, इनका जन्म रखना है, इनकी मृत्यु रखना है, मृत्यु इनका कब हुआ ये रटना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कौन सा प्रेस शुरू किया था और मानस मुद्रण की स्थापना कब हुई थी झांसी में, ये सब आपको रटना है। अब इसको आप ध्यान से सुन लीजिए तो बहुत कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और इसमें जो भी कविता की पंक्तियाँ आएंगी वो मैं पढ़ के बताऊंगी, तो वो ध्यान रखना है कि ये किस भावनाओं से संबंधित है। अब काव्यगत विशेषता में आ जाते हैं। गुप्त जी लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे। वे देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थे। उनका काव्य जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। हमारे यहाँ 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जयंती दिवस मनाया जाता है भारत देश में। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय कवि दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। जयद्रथ वध भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई देता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने। गुप्त जी के काव्य की विशेषता इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। पहले देखिए, राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता इनके काव्य में देखने को मिलती है, इसीलिए इनको राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी है और राष्ट्रकवि दिवस मनाया जाता है। गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्व इनके काव्य में देखने को मिलती है। पारिवारिक जीवन को भी इन्होंने यथोचित महत्ता प्रदान की है। नारी मात्र को विशेष महत्व दिया। आप साकेत देखेंगे तो साकेत में उर्मिला विरह है, यशोधरा देखिए, विष्णुप्रिया देखिए, ये सब नारी को विशेष महत्व प्रदान करने वाले इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। प्रबंध और मुक्तक दोनों में लेखन किया है इन्होंने। शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। विभिन्न प्रकार के अलंकारों का इनके काव्य में देखने को मिलता है और इसके साथ ही मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। स्थूल और भौतिक जीवन का वर्णन किया है। सुधारवादी सोच है इनके काव्य में। इहलौकिक दृष्टिकोण है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिटेल रूप से पूरा राष्ट्रीयता तथा गांधीवाद। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि थे, इसी कारण इन्होंने सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप की कामना करते थे। उनकी राष्ट्रीय चेतना जो थी वह कैसी थी, सुधारवादी थी। वे आदर्शवादी नैतिक भावनाओं से भरे थे। गुप्त जी की दृष्टि में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता थी। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ यानी दुख प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया है। भारत श्रेष्ठ था और सदैव रहेगा, ये सब हम जानते हैं, का भाव इन पंक्तियों में गुंजायमान। ये ध्यान रखना कौन सा भाव है। भूलोक का गौरव प्रकृति का, पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है, ठीक है। तो इसमें कौन से भाव देखने को मिलता है, भारत एक श्रेष्ठ है, देश है, ठीक है, और सदैव बना रहेगा, ये भाव। गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता, एक समुन्नत, सुगठित और सशक्त राष्ट्रीय नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेह सिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दिशा में उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाकर उसके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री, वक्तसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुष,
नव भारत, माफ कीजिएगा, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया एवं रत्नावली आदि रचनाएं इनके उदाहरण हैं। तो ये पहले जो हमारा ये है, तो पहले जो होते हैं राष्ट्रीयता तथा गांधीवाद गांधीवाद इनकी गुप्त जी के काव्य की विशेषता है। तो मैं अब अपना वीडियो सिर्फ यहीं पे अभी समाप्त करती हूँ। इसके बाद जो दूसरी विशेषता है उनको और उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है मैं उनको आपको बताऊंगी। कम से कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे 27-28 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसके साथ ही बीच बीच में जो ये पार्ट पूरा पढ़ के हम अच्छे से समझते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए अगला, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा अगला वीडियो देखिए, उसे पसंद कीजिए, ठीक है, लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको आपके प्रश्न पत्र हिंदी में की परीक्षा में 50 में से 50 नंबर प्राप्त हो सके। ठीक है, राधे राधे बच्चों।